NCERT क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग क्लास 3 कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है x+3। अब हम लोग x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, हमने देखी थी। तो x 0 पे 3 आएगा, 1 पे 4 आएगा, 10 पर 13 आएगा, -1 पे 2 आएगा, इसी तरह और भी आएंगे। लेकिन -3 पे आप देखिए 0 आ जाएगा। तो अगर -3 वैल्यू रखेंगे x की तो यहाँ पर हमारा px की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग x की जगह पर रखने पर, मतलब x की जगह पर रखते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो 0 आ जाता है। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज़ अ नंबर c सच दैट pc इज इक्वल टू 0। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में -3 रखने पे 0 आया था, तो -3x+3 का 0 हो गया। यहाँ पर एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। px हमारे पास मान लेते हैं x-1 है, तो अगर आप इसमें 1 रखिएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो 1 आपका ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू x-1 है। वी से px इज इक्वल टू 0 इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल px बराबर जो हम लोग लिखते थे वो एक्सप्रेशन होता था, पर अगर px को हम लोग 0 के इक्वेट कर देंगे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास बनेगा x-1 इक्वल टू 0, उसके लिए जो हमारा 1 होगा उसको हम लोग रूट बोलेंगे, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल टू 0। और 1 को हम लोग जब 0 बोलते हैं तो हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं कि x-1 जो एक्सप्रेशन है उसके लिए 1 क्या है, 0। नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हमने एक्सपोनेंट ऑफ पावर देखा था, हम लोग 0 या रूट कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब उसको पुट करने पर आंसर 0 आए उस हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल का। 1 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x-1 और अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन x-1 इक्वल टू 0। नोट में हम लोग देखते हैं अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। तो हमारे पास जैसे 5 है, 5 एक नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि पुट क्या करेंगे, कोई x की वैल्यू तो चाहिए जिसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू 1, तो 5 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। तो अगर हम लोग x में कोई भी नंबर रखिएगा तो उसकी पावर 0 1 हो जाएगी, तो वापस आपको 5 ही मिल जाएगा, 0 कभी नहीं मिलेगा। तो अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। उसी तरह एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल होता क्या है कि एक्स टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये जो आपका होता है इसमें x का जो कोफिशिएंट होता है एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n माइनस 1 का, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है। जब कोफिशिएंट ही 0 है तो x की जो भी वैल्यू आप रखिए वो तो 0 दे ही देगी, क्योंकि कोफिशिएंट ही हमारा 0 है। तो एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगला है फाइंडिंग ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग कब तक वैल्यूज़ ऐसे पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारा सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन देखते हैं। तो जो px है उस px को इक्वल टू 0 के इक्वेट कर देते हैं, तो px इक्वल टू 0 हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आती है वो हो जाती है 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लेट px बी द गिवन पॉलिनोमियल, सो टू फाइंड the zero of the polynomial we put px is equal to 0. The value or values of x that we get from this equation is or are the zeros of the polynomial px. एक हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज़ीरो ऑफ अ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास एक गिवन लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए वैल्यू ऑफ ज़ीरो क्या होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 2x + 3, 5x + 5, 7x - 2, ऐसे करके। एक जनरल इक्वेशन हम लोग लेते हैं, हमने देखा था जनरल इक्वेशन, उसको हम लोग मान लेते हैं px इज इक्वल टू ax + b। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हमें फिर से अगर 0 निकालना है तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वेट करेंगे। इसका नाम हमने px माना है, तो px इक्वल टू 0 कर देते हैं। px जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ax + b के बराबर है, तो px इक्वल टू 0 का मतलब है ax + b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारा x है वो -b/a है। तो अब अगर x हमारा -b/a है तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू -b/a इज़ द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax + b। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन रूट। तो जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके पास सिर्फ एक ही रूट होता है, ठीक है। डिग्री 1 तो एटमोस्ट 1 रूट होता है हमारे पास, अगर डिग्री 2 तो एटमोस्ट 2 रूट्स हमारे पास होते हैं, ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमारे पास 1 ही रूट होता है, या बोल सकते हैं कि लीनियर जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उसका एक ही 0 होता है।
आ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, मतलब जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू है नाम में जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू भी जीरो होगी। वो नाम जीरो इसलिए क्योंकि उस वैल्यू को पुट करने पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जीरो आती है। वो वैल्यू खुद जीरो हो, एक्स का जीरो पुट करने पर ही जीरो है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, मतलब हमेशा जीरो नहीं होगा, जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो पुट करने पे हो सकता है जीरो आ जाए, पर कोई ऐसा नियम नहीं है। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, जैसे डिग्री बढ़ेंगी तो एक से ज़्यादा जीरो बिल्कुल हो सकते हैं पॉलिनोमियल के। वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मेथड देख लेंगे। लेट पी एक्स, हमने गिवन में पी एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर अगर हम लोग देखें तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, LHS और RHS दोनों में हम लोग एक्स का 2 पुट करेंगे, तो P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 अगर हम एक्स का 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो हमारा 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं 2 और 0 दोनों को पुट करने पर हमारी वैल्यू 0 आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे हैंस 2 एंड 0 आर बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, इसमें फैक्टर थ्योरम हमें पढ़ना है। तो अगर हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है। अगर लीनियर है तो 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री, क्यूबिक है तो 3 डिग्री, वैसे बाई क्वाड्रेटिक ऐसे करके क्विंटिक आगे आते हैं। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और a हमारे पास कोई रियल नंबर है, अगर a कोई हमारे पास रियल नंबर है तो हम लोग बोलेंगे कि x माइनस a एक फैक्टर है px का अगर pa इक्वल टू 0 है। मतलब इस a को आप x में पुट करिए, px में पुट करिए, अगर आपका आंसर 0 आ गया, इफ़ pa इज इक्वल टू 0, तो आप बोलिएगा x माइनस a इज़ अ फैक्टर। और अगर इसका उल्टा, अगर x माइनस a फैक्टर है px का, मतलब pa बराबर 0 है। अगर x माइनस a फैक्टर है मतलब a को पुट करने पर px में pa बराबर 0 आएगा। तो दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास px है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, तो LHS RHS दोनों में हम लोग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर p1 हो गया, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो हमारा p1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि p1 बराबर 0 है, अगर pa बराबर 0 मतलब p1 बराबर 0 है, तो x माइनस a मतलब x माइनस 1 आपका फैक्टर हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। सिंस p1 इज इक्वल टू 0, हैंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ऑल्सो इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, अब हम इसको रिवर्स भी सोच सकते हैं। अब अगर x माइनस 1 फैक्टर है, अगर किसी तरह हमें पता चल गया, यहाँ से तो हमें पता है x माइनस 1 फैक्टर है, पर मान लीजिए हमें ये नहीं पता होता, सिर्फ इतना पता होता कि हमारे पास px है और x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे फैक्टर थ्योरम से कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, या फिर x इक्वल टू 0 इज x इक्वल टू 1 इज द 0। तो दोनों रूट या 0 को हम लोग एक ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये हमने यही एग्जाम्पल है, हाँ ये हमने देख लिया था। आगे हमारा एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो इसको मान लेते हैं px, इसको मान लेते हैं gx। तो अगर x प्लस 2 फैक्टर है मतलब x इक्वल टू माइनस 2, इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। मतलब जो हमारे पास माइनस 2 है वो माइनस 2 इस पे इस माइनस 2 को पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस 2 को इस पे पुट करने से 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो एक हमारा मेथड होता है, एक डेफिनेशन होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो आपको ज़्यादा फोकस उस पर करना है कि हम लोग गिवन चीज़ को, गिवन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर x प्लस 2 हमारा फैक्टर है तो इसको 0 के इक्वेट करें, तो x की एक वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अगर माइनस 2 इस पर पुट करने पर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, इस पर पुट करने पर आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि लेट px, तो हमने जो पहला हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको px मान लिया, तो लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड gx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो द जीरो ऑफ x प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। कैसे, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 के। ठीक है, हमने देखा था अगर 0 निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2, तो अगर 0 निकालना है तो इक्वेट हम लोग 0 करते हैं px को, तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई। अब हम लोग माइनस 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे,
तो हम लोग p-2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब हमारे पास जो गिवन फैक्टर है x+2 वो फैक्टर है। ठीक है, नाउ p-2 इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। उसी तरह हमारे पास x इक्वल टू क्या है, -2 है। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 है। अब -2 को वापस अब gx में पुट करेंगे तो g-2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4, तो हमारा फिर से 0 आ गया। तो नाउ g-2 इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x+2 इज अ फैक्टर ऑफ gx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब एक हम लोग और यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक भी लगा सकते हैं। फैक्टर होता क्या है, जो पूरी तरह डिवाइड करे। तो 2x प्लस 4 2 इंटू, अब इसको हम लोग इंटू में तोड़ दिए, मतलब ये दोनों फैक्टर है इसका। जैसे 12 इंटू 2 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 6, तो 2 और 6 दोनों फैक्टर हैं 12 के। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 और x+2 में टूट जाएगा, बीच में इंटू है, तो 2 और 2 और x+2 दोनों इसके फैक्टर है। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं x+2 इज अ फैक्टर, वरना ये जनरल मेथड है, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये NCERT हमारे पास सॉल्व एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड लिखा है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो गिवन में हम लोग देखते हैं, लेट px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। तो यहाँ पर x-1 हमारा फैक्टर है, px का ये क्या है हमारे पास गिवन है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। अब फैक्टर थ्योरम से हमें पता है, सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम p1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब p1 इक्वल टू 0 है तो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो 1 हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो p1, तो यहाँ भी x की जगह 1 आ जाएगा। तो p1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 के बराबर है, तो पहले हमने इसको निकाला 3 प्लस k। अब बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग। जैसे यहाँ पर मैंने क्या k लिख दिया था, और यहाँ पर हमारे पास 4 और 4 कैंसिल होके 3 बच जाता, तो यहाँ मैंने 3 नहीं लिखा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1³ को 1 लिखा था, 4 भूल गया था, पर 4 इंटू 1 4 होता ना, तो यहाँ जगह नहीं बची थी, तो k के बगल में किसी तरह मैंने यहाँ पर 3 और प्लस को यहाँ पर एक तरह से फिल किया। पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, तो हम लोग को थोड़ा अपना ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। तो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग। तो यहाँ p1 की वैल्यू 3 प्लस की आई। अब फैक्टर थ्योरम से फ्रॉम 1 हमें पता है, अगर x-1 फैक्टर है तो p1 0 होना ही चाहिए। p1 की वैल्यू 3 प्लस k है, p1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -3 है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px होती है वो ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, मैंने एग्जांपल लिया। यहाँ पर a की वैल्यू a होती क्या है, होता क्या, तो x² का कोफिशिएंट, x क्या होता है b, मतलब b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ध्यान रखना है साइन के साथ लेंगे, और c हमारा कांस्टेंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट 5 है, तो a की वैल्यू 5, x का कोफिशिएंट 4 है या प्लस 4, तो b की वैल्यू 4, और हमारे पास c जो कांस्टेंट है वो 9 है, तो यहाँ पर हमारे पास 9 हो गया। उसी तरह हम लोग इस अगर एग्जांपल में देखें, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट -4 है, तो ये -4 हो गया, x का कोफिशिएंट -5 है, तो ये -5 हो गया, और c का कोफिशिएंट 3 है, तो ये 3 हो गया। उसी तरह यहाँ पर x² का कोफिशिएंट पाई है, तो ये पाई हो गया। x का कोफिशिएंट यहाँ -2 है, साइन के साथ लेंगे तो -2 हो गया, और कांस्टेंट c हमारा 10 हो गया। उसी तरह ये दोनों एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर हमारा आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम लोग फैक्टराइज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो हम लोग मान लेते हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है a² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a प्लस b कांस्टेंट होते हैं, a को 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तो x² 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। ठीक है, नाउ टू फैक्टराइज ax² प्लस bx प्लस c वी हैव टू राइट b एज द सम ऑफ टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ac। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि मिडिल टर्म, यहाँ पर 3 टर्म है 1 2 3, मिडिल टर्म आपका bx हो गया। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मतलब तोड़ना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास bx है उसको 2 के सम में लिखना है। ठीक है, इसको हमें 2 नंबर्स में, या फिर अगर हम लोग x माने तो 2x के टर्म्स में ऐसे हम लोग को जोड़ना है कि जो हमारा सम है वो सम तो इसके बराबर है, bx के बराबर। ठीक है, और इसको हमें ऐसे इंटू करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो c और ax², मतलब ac x² के बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जनरली x के टर्म्स को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा जो b है, b को इन ऐसे 2 टर्म्स में तोड़ना है कि दोनों को, मतलब वैल्यूज़ में, नंबर्स में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पे b आए और दोनों को इंटू करने पे ac आए। इसको हम लोग एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये फैक्टर थ्योरम से भी था, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो फैक्टर थ्योरम से आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना चाहिए कि फैक्टर्स क्या हैं, उसको पुट करके देखना पड़ता है, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है, या जो गिवन इक्वेशन को इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है कि हम लोग के कॉमन टर्म निकाल पाए, ठीक है, जिस पे 0 आ रहा है। तो आप एनसीईआरटी में एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ मिडिल टर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग px मान लेते हैं। तो px इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो b है, b की वैल्यू हमारे पास प्लस 17 है, ठीक है, सिर्फ b ले रहे हैं। और यहाँ पर ac, तो a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 5 है, तो 6 5 30। अब हमें ऐसे दो नंबर्स p और q फाइंड करने हैं कि p प्लस क्यू हमारे पास b आए और p इंटू क्यू हमारे पास ac है, ठीक है। तो p प्लस क्यू हमारे पास 17 आ जाए क्योंकि b की वैल्यू 17 है, और ac हमारा 6 इंटू 5 30 है, तो p क्यू बराबर 30 है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, p क्यू जो हमारे पास है उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 30 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2, 3 और 5। हमें दो नंबर चाहिए, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स 3 है, 2, 3, 5। तो हमें किसी दो को इंटू करके एक बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सम आना चाहिए 17। तो एक मैं क्या करता हूँ, 2 को ले लेता हूँ, एक 5 इंटू 3 को 15 बना देता हूँ। तो दो फैक्टर आ गए 2 और 15। अब 2 और 15 को हम लोग ऐड करेंगे तो 17 आएगा, और 2 एंड 15 को इंटू करेंगे 30 आएगा। दोनों प्लस में, प्लस माइनस का बहुत कन्फ्यूजन होता है, किसको बड़ा लें किसको छोटा लें। तो यहाँ पर सम भी प्लस है और प्रोडक्ट भी प्लस है, ठीक है। तो 2 और 15। तो फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन ऑब्जर्व दैट द टू नंबर्स p एंड q कैन बी टेकन एज। तो यहाँ पर मैंने 7 और 30 ले दिया था। तो अगर कहीं और थॉट चला जाएगा तो हम लोग का हाथ सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ लिख देगा। तो यहाँ पर 17 नहीं था, 17 और 13 तो सम और प्रोडक्ट था। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हमारे पास दो नंबर्स है वो क्या है, 2 और 15। तो यहाँ 2 और 15 होगा, या फिर 15 और 2, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले 15 पहले 2। तो दोनों हम लोग देखेंगे। तो पहले मान लेते हैं p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 15 है। तो ये जो 17x है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 15x। अब यहाँ पर 2x कॉमन आए तो 3x प्लस 1, और 5 कॉमन आए तो 3x प्लस 1। अब यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तब जाके आप कहते हैं 2x प्लस 5। ऐसा नहीं कि इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, यहाँ पर कॉमन लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। दोनों टर्म में 3x प्लस 1 है जो कॉमन है, तो दोनों टर्म से 3x प्लस 1 कॉमन लिया गया है, तब जाके 2x प्लस 5 आपका है। तो एक तरीका तो ये है जब हम p को ले लेते हैं 2 और q को 15। एक तरीका ये, आप p को ले लीजिए 15, q को ले लीजिए 2, बात एक ही होगा। तो पहले 15 आ जाएगा, फिर 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 कॉमन लेने पे पहले 2x प्लस 5 आ जाएगा, फिर 3x प्लस 1। यहाँ पर पहले 3x प्लस 1 था, फिर 2x प्लस 5। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर px इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। अब ये चारों हमको फैक्टराइज करने हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग देखेंगे साइन का थोड़ा कैसे होता है। पहला ये है, तो मैंने px को इतना मान लिया। अब हमें p प्लस क्यू चाहिए b, यहाँ पर b की वैल्यू 7 है, p क्यू चाहिए हमारा ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो 2 3 6। अब 6 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर क्या हो जाएंगे, 6 और 1। ऐसा क्यों, क्योंकि जोड़ने पे 7 आना चाहिए था और इंटू करने में प्लस 6 है, तो प्लस 6 इंटू प्लस 1, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 ही आ जाएगा। तो 6 और 1 हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई। तो यहाँ पर पहले मैंने 6 लिख दिया, पहले फिर x, आप चाहे पहले x ले लीजिए फिर 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने कॉमन लिया, x प्लस 3 कॉमन लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से px को लिख दिया 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब हमें pq कैसे चाहिए कि जिसका सम b, यहाँ पर b प्लस 5 है तो प्लस 5 लिखनी है, ध्यान रखिए। pq हमारे पास ac है, तो a कितना है 6, लेकिन c माइनस 6 है, तो 6 इंटू माइनस 6 हमारा माइनस 36 होता है, ठीक है। तो नाउ हियर आउट ऑफ p एंड q ओनली 1 हैज़ टू बी नेगेटिव। अब ऐसा क्यों, पिछली बार आपका जो प्रोडक्ट था वो प्लस था, तो या तो दोनों नेगेटिव हो सकते थे या दोनों पॉजिटिव हो सकते थे, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। लेकिन दोनों पॉजिटिव क्यों हुए, क्योंकि हमारा सम भी पॉजिटिव था। अगर दोनों नेगेटिव ले लेंगे तो माइनस और सम माइनस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग हमेशा ऐसे नहीं याद रखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस और माइनस को जोड़ने पर माइनस ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, मतलब सिर्फ एक निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि दोनों निगेटिव होते तो प्लस आता, ठीक है। अब यहाँ पर सम आपका 5 आना चाहिए, सम क्या है पॉजिटिव है, तो एक जो प्लस वाला होगा वो वैल्यू ज़्यादा होगी,
ठीक है। सम पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाइज दैट द ग्रेटर नंबर ऑफ द पी एंड क्यू शुड बी पॉजिटिव। तो ग्रेटर नंबर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम फैक्टराइज करेंगे, 2 नंबर चाहिए तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे और हमारे पास 36 आना चाहिए, ठीक है। मतलब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अब हमारे पास 5 आना चाहिए। तो 5 के लिए हमने क्या किया, और हमें एक ऑपोजिट साइन चाहिए, तो एक 9 ले लिया, एक 2 ले लिया, 9 ले लिया और 2 × 2 4 ले लिया, तो 9 - 4 हमारे पास 5 होता है। तो अब बड़ा कौन होगा, तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारे पास सम है, जोड़ने पर हमारा क्या रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पर 9 बड़ा होगा, ग्रेटर नंबर पॉजिटिव सिंस सम इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो पहला टर्म 9x + 9x होगा, दूसरा -4x हमने यहाँ पर पुट कर दिया, कॉमन लिया और ये हमारे पास फैक्टर आ गया। उसी तरह थर्ड हम लोग देखते हैं, तो फिर से हमें 2 नंबर चाहिए जिसका सम क्या होना चाहिए, बी हमारे पास -7 है, और जिसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ए की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 1, तो 12 × 1 = 12। तो यहाँ पर देखिए सम हमारे पास निगेटिव है, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 2 केसेस में पॉजिटिव आ सकता है, प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो, या माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव दोनों निगेटिव हो, ठीक है। तो हम लोग क्या ले, तो इस बार दोनों निगेटिव लेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पॉजिटिव लेंगे तो सम भी पॉजिटिव आता, पर यहाँ पर सम निगेटिव है तो दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो 2 निगेटिव नंबर्स का ही सम निगेटिव होता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 12 है, 12 को फैक्टराइज किए, हमारा क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो पहले 4 और 3, तो 4 और 3 7 होता है, पर माइनस चाहिए तो -4 और -3, तो दोनों नंबर हमारे पास -4 -3 होता है। इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने -7 को तोड़ दिया -4 और -3 में, तो यहाँ पर फिर हमने कॉमन लिया और आगे बढ़े, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 4th नंबर है, तो 4th नंबर में मान लेते हैं हमारे पास px कितना है, 3x² -x -4। तो वी नीड टू फाइंड 2 नंबर्स p एंड q सच दैट उसका सम होना चाहिए b के बराबर, b बराबर -1 है, तो p + q = -1, और pq बराबर हमारा ac होता है, तो a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4, तो 3 × -4 हमारे पास -12 होता है, ठीक है। तो अब देखिए सम हमारे पास निगेटिव है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, निगेटिव है। अब सम भी निगेटिव, प्रोडक्ट भी निगेटिव। अब क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव है तो दोनों नंबर के पास ऑपोजिट साइन होनी चाहिए, और सम भी निगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर निगेटिव होना चाहिए, इस बार छोटा वाला पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमें सम कितना चाहिए, तो सम हमें क्या चाहिए, -1, मतलब 1 आना चाहिए वैल्यू। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 12 है, -12 है, तो 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2 × 2 और 3 1, तो 2 2 4 और 3 और 4 और 3। तो अगर हमारे पास सम -1 है तो बड़ा वाला निगेटिव होगा, तो मतलब -4x होगा और +3x होगा। तो -x को मैंने तोड़ दिया, -4x + 3x। आप पीछे भी जा सकते हैं, मैथ्स में सही है, -4x + 3x -x होता है, मतलब आगे हमने सही किया। इसके बाद हमने फिर कॉमन लिया, और कॉमन लेके जब हमने फैक्टराइज किया तो हो गया 3x - 4 और x + 1। तो px हमारे पास है 3x² - x - 4, तो ये हो गया 3x - 4 × x + 1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 करेंगे, और हम लोग कुछ फैक्टराइजेशन करेंगे फैक्टर थ्योरम से। हम लोग स्क्वायर वाले टर्म्स को फैक्टर से कर सकते हैं, पर मिडिल टर्म ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। किसी किसी में फैक्टर भी कन्वीनियंट होता है, पर ज़्यादातर मिडिल टर्म से आगे बढ़ेंगे। फैक्टर वाला आपका ज़्यादातर यूज़ होता है आपका उसमें क्यूबिक में, ठीक है, जिसमें से एक फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, पर उसके बाद फिर से मिडिल टर्म से हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हर बार फैक्टर्स जरूर, अगर तीनों फैक्टर निकल के क्यूबिक के तो बहुत आसान है, लेकिन जनरली निकलते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक निकाल के आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया, और हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ेंगे।